ठीक। आज का टॉपिक है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास को जानने के क्या क्या साधन हो सकते हैं। अगर हम भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो भारतीय इतिहास को जानने के साधनों को हम तीन भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं। तो तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दूसरा है लिटरेरी सोर्सेस और तीसरा है फॉरेनर्स अकाउंट। फॉरेनर्स अकाउंट यानी भारतीय इतिहास को जानने के जो साधन है उसको मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं: आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस और फॉरेनर्स अकाउंट। अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं और इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो पुरातात्विक सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जिसके आधार पे हम जो है हड़प्पा सभ्यता तक के इतिहास को जान सकते हैं, यानी प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। क्योंकि इस सभ्यता तक के जो साक्ष्य हैं वो हमें ज्यादातर जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो पहला है इसमें जो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख। अभिलेख वो होते हैं जो उन लेखों को कहते हैं जो एक कठोर सतह पर उत्कीर्ण होते हैं। जैसे आपका उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे जो है पत्थर हो गए, किसी मंदिर का जो पिछला हिस्सा होता है उस वो हो गए, या किसी जो खास धातु के बने बर्तन हैं, जैसे मान लीजिए आपका तांबा है, कांसा है, चांदी के बर्तन हो, उन पर जो उत्कीर्ण जो लेख है उसको भी हम जो है बोल सकते हैं अभिलेख। यानी वो लेख जो कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। जैसे इंस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन, अशोकाज इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा आप देख सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति बाय समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। इसके अलावा आप देख सकते हैं रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, अभिलेख बाय रुद्रदामन। इसके अलावा अन्य बहुत सारे अभिलेख हैं। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। इसके अलावा जो है रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख है। इसके अलावा जो है आप अगर मध्यकाल में आएंगे, मध्यकाल में जो पालम बावली अभिलेख है जो बनवन के काल में हमें प्राप्त होता है, तो ये ढेर सारे इंस्क्रिप्शन है जो कठोर सतह पर उत्कीर्ण है और जिनके माध्यम से हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों की जानकारी हमें मिलती है, जो राजाओं द्वारा या उनके किसी खास व्यक्ति द्वारा, उनके संधि विग्रह द्वारा उत्कीर्ण किए जाते थे। इसके अंतर्गत दूसरा जो पार्ट है वो क्वाइंस, सिक्के। सिक्के भारतीय इतिहास में जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप से किसी शासक के जो है आर्थिक गतिविधियों की, उसकी सामाजिक, उसकी राजनीतिक गतिविधियों की, उसकी विधियों की, उसके अश्वमेध यज्ञ की हमें सूचना देते हैं। जैसे क्वाइंस के अंतर्गत अगर सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाए तो क्वाइंस के अंतर्गत अगर सबसे अच्छा उदाहरण हम देखते हैं तो सबसे अच्छा उदाहरण इसमें आ जाएगा समुद्रगुप्त के सिक्के। क्वाइंस ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त के सिक्कों से हमें जो है अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। उसके एक सिक्के पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है जो उसके संगीत प्रेमी होने की सूचना हमें देता है। उसके सिक्कों पर बहुत सारी उपाधियां मिलती हैं, जैसे उसको
देव कहा गया है, उसको जो है व्याघ्रहंता कहा गया है। उसके सिक्कों से हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो है सातकर्णी का एक सिक्का है, सातकर्णी कॉइन्स। इस पे उसकी समुद्र, उसके सिक्के पर जो है जहाज का चित्र अंकित है, जिससे लोग इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है उसके समुद्र विजय को इंगित करता है। ठीक है। इसके अलावा आप कुषाणा कॉइन देख सकते हैं, कुषाणाज कॉइन्स, जो हमें उसके बौद्ध प्रेमी होने का संकेत करता है। ठीक है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत हम रख सकते हैं जो है ओल्ड मॉन्यूमेंट्स को। ओल्ड मॉन्यूमेंट्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं वो पुराने स्मारक या भवन आते हैं जो हमें जो है एक्सकेवेशन से प्राप्त हुए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जो एक्सकेवेशन किया गया उनसे प्राप्त हो सकते। इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के जितने बड़े नगर हैं, यानी लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, बनौली हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, ये जितने भी बड़े बड़े स्थल हैं जो है वो पुराने स्मारक और भवन के अंतर्गत आते हैं। अगर आप आगे आएंगे मध्यकाल में, तो मध्यकाल में आपको जो है ढेर सारे जो है लाल किला हो गया और जो है पंचमहल हो गया, ये जितने भी महल हैं वो, या अभी जो है आप देख सकते हैं इंडिया गेट हो गया, ये सब जो पुराने स्मारक या भवन है जो हमें इतिहास के बारे में या तत्कालीन समय के जो है गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो इसमें एक दो एग्जांपल ही देख लेते हैं, जैसे लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो। ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो। ठीक। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो पॉटरी इसके अंतर्गत रख सकते हैं, पॉटरी, पॉटरी यानी मृदभांड। मौर्य काल से हमें या हड़प्पा सभ्यता के समय से भी हमें कुछ मृदभांड प्राप्त होते हैं जो तत्कालीन समय के जो है राजनीतिक या जो है कलाकृतियों के बारे में या लोगों के जो सामाजिक जीवन है उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक। इसके अलावा अगर स्कल्पचर की बात करें, स्कल्पचर की बात करेंगे तो स्कल्पचर से हमें जो है अगर हम देखते हैं तो मुख्यतः स्कल्पचर जो है हमें बने मिलते हैं मौर्य काल में, यानी गांधारा शैली और मथुरा शैली, और इसका एकदम परिनिर्माण जो होता है, यानी इसको आप कर सकते हैं, इसका परिष्कृत रूप हमें देखने को मिलता है कुषाणा काल में। ठीक। जैसे जो कुषाणों की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, कनिष्क की बड़ी मूर्ति है, यक्षिणी की मूर्ति है, और जो है बुद्ध की जो बड़ी बड़ी मूर्तियां गांधारा और मथुरा शैली में बनी हुई हैं, उसको हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। वो भी तत्कालीन जो है व्यवस्था के बारे में, तत्कालीन कला संस्कृति के बारे में, हमें शासन के बारे में जानकारी देती है। इसके बाद आते हैं लिटरेरी सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज जो है भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है, और हड़प्पा के बाद के ज्यादातर जो वंश है या जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में हमें लिटरेरी सोर्सेज से काफी मात्रा में जानकारी मिलती है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है रिलीजियस टेक्स्ट और दूसरा है नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। नॉन रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट के अंतर्गत हम वो ग्रंथ आते हैं जिससे हमें जो है उस सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक जीवन की विशेष तौर पर जानकारी प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत, इस रिलीजियस टेक्स्ट के अंतर्गत, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद आ सकते हैं। अगर आप इसको लिखना हो तो वेद आ जाएंगे, इसको अगर ऐसे इसके अंतर्गत लिखना हो तो वेद आ जाएंगे। उसके बाद जो है या वैदिक लिटरेचर इसको बोल देते हैं, अगर पूरी तरीके से इसको केवल वेद न लिखना हो तो उसको वैदिक लिटरेचर बोला जा सकता है, वैदिक लिटरेचर। और इसके अंतर्गत उपनिषद वगैरह सब आ जाएंगे। उसके बाद बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट लिटरेचर आ जाएंगे, बुद्धिस्ट लिटरेचर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैना लिटरेचर आ जाएंगे। ये सब जो है आपका धर्मसूत्र आ जाएंगे। ये सब जो है क्या है, रिलीजियस टेक्स्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। इनसे हमें जो है तत्कालीन जो सभ्यता है, जो राज व्यवस्था है, जो व्यवस्था है, उसकी जो है आचार विचार, उसके नियम व्यवहार इत्यादि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नॉन रिलीजियस टेक्स्ट के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो इसके अंतर्गत आपके जो है चाणक्य के अर्थशास्त्र आ जाएगी, अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य, अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य, ये आ जाएगा। उसके बाद
इंडिका बाई मेगास्थनीज ये आ जाएगा, इंडिका बाई मेगास्थनीज ये फॉरेनर्स अकाउंट में आ जाएगा। अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य हो जाएगा। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कालिदास का जो है रघुवंशम आ सकता है बाई कालिदास, ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं मृच्छकटिकम बाई शूद्रक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुद्रा राक्षस बाई विशाख दत्त आ जाएगा। ये जितने भी हैं मृच्छकटिकम बाई शूद्रक, ये जितने भी हैं ये नॉन रिलीजियस टेक्स्ट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इससे भी हमारी जो सभ्यता है, जो व्यवस्था है, राजवंश है, उसके बारे में पर्याप्त जानकारी हमें मिलती है। जैसे मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य और गुप्त काल की जानकारी प्राप्त हो जाती है। रघुवंश से हमें अगर आप देखेंगे तो गुप्ता पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे तो चंद्रगुप्त कालीन जो है राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत इतिहास को जानने के साधन में तीसरा जो भाग है फॉरेनर्स अकाउंट, जिसको जो विदेशी यात्री भारत में किसी रूप में भी या राजदूत के रूप में या जो है एक ट्रैवलर के रूप में जब भी भारत आए हैं, उन्होंने क्या भारत के बारे में लिखा है, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की राज व्यवस्था के बारे में, भारत की जो है आर्थिक गतिविधियों के बारे में, भारत की विजयों के बारे में जो उन्होंने लिखा है, उसका विवरण जो है हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और ये भी एक भारतीय जो है व्यवस्था को, राज व्यवस्था को समझने का या भारतीय संस्कृति सभ्यता को समझने का एक महत्वपूर्ण जो है साधन हो जाता है। इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो जो है इंडिका बाई मेगास्थनीज, ठीक। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो है आप अगर और आप लेना चाहते हैं तो आप मिडिवल में आ सकते हैं। मध्यकाल में जो है अलबिरूनी आ जाएगा, अलबिरूनी, ठीक। अलबिरूनी की जो रचना है किताब हिंद, अलबिरूनी को आप ले सकते हैं। उसके बाद अब्दुल रज्जाक को ले सकते हैं, जो है अब्दुल रज्जाक को ले सकते हैं, फाहियान को ले सकते हैं। इसके अलावा वेनसांग को ले सकते हैं, इसके अलावा ट्रेवर्नियर बर्नियर को ले सकते हैं। यानी इन जैसे वेनसांग से हमें हर्षवर्धन कालीन जो है व्यवस्था की जानकारी हो सकती है, उस समय की शिक्षा व्यवस्था, उस समय की जो है धार्मिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। फाहियान हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी देता है। अब्दुल रज्जाक जो है हमें कृष्ण देवराय द्वितीय के बारे में हमें इसकी सूचना मिलती है, उसके शासन तत्कालीन राजभवन की व्यवस्था की। अलबरूनी से हमें जो है मोहम्मद गजनी कालीन जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। विज्ञान की भी इससे जानकारी मिलती है। इंडिका मेगास्थनीज से हमें जो है मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये जो है भारतीय इतिहास को जानने के साधन हैं, उनके प्रकार हैं। शुरुआत में हम इसको सोर्सेस को 3 रूपों में बांटेंगे। इन 3 रूपों में कौन कौन से हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, लिटरेरी सोर्सेस हैं, फॉरेनर्स अकाउंट है। और उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स हैं, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, पोट्री स्कल्पचर है। लिटरेरी के अंदर नॉन रिलीजियस टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट है, फॉरेनर्स अकाउंट के अंदर ये सारी चीजें।